अस्सलाम वालेकुम, माय सेल्फ आशिफ खोसो। ये लेक्चर नंबर 2 है जी। पहला लेक्चर जो था दैट वाज अबाउट टॉपिक अंडरस्टैंडिंग। आई होप कि आपने उस लेक्चर को फॉलो किया होगा। आप उसको फॉलो करें, आप उसकी प्रैक्टिस करें और कमेंट सेशन में आप आउटलाइंस अपनी बनाएं। अकॉर्डिंगली लेक्चर को फॉलो करेंगे तो यू विल हैव एन आइडिया। आज का जो दूसरा लेक्चर है दैट इज़ ऑन व्हाट। नाउ वी मूव टू पैराग्राफ थिंग, बिकॉज पैराग्राफ से थोड़ी हेल्प हमें मिल जाएगी, थोड़ा बहुत हम लिखना शुरू कर देंगे। और पैराग्राफ 80% ऑफ जो इसे है दैट कंसिस्ट्स ऑफ पैराग्राफिंग। तो पैराग्राफ इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट। तो पैराग्राफ को अंडरस्टैंड करना है आज हमने। अब पैराग्राफ सिंस यू नो कि कुछ किताबों में सिर्फ लिखा हुआ है कि पैराग्राफ डील्स विद सिंगल आइडिया, ये हाफ ट्रूथ है, ये आधा सच है कि पैराग्राफ डील्स विद सिंगल आइडिया, विच मीन्स कि जी पैराग्राफ के अंदर आप एक आइडिया दे सकते हैं, आप एक से ज़्यादा या एक से मज़ीद आप आइडियाज़ नहीं दे सकते। जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, फर्ज करें कि अच्छे से स्टूडेंट के ऊपर आप पैराग्राफ लिखना चाहते हैं, तो आपने क्या किया कि स्टूडेंट की क्वालिटी ली कि अ गुड स्टूडेंट इज़ ए रेगुलर स्टूडेंट, वो रेगुलर होता है, फिर आप रेगुलर के ऊपर लिखना शुरू कर देते हैं। अगर आपने कहा कि गुड स्टूडेंट इज़ रेगुलर एंड पंक्चुअल, तो ये दो आइडियाज़ आ जाते हैं कि ऑन द वन हैंड यू टॉक ऑफ रेगुलर, ऑन द अदर हैंड यू टॉक ऑफ पंक्चुअल। या फ़र्ज़ करें कि मैं अगर थोड़े अलग से ख़्याल दे दूँ, तो आप यूँ लिखते हैं कि अ गुड स्टूडेंट इज़ रेगुलर एंड हार्ड वर्किंग। तो सिंस यू डील विद टू आइडियाज़, तो दो आइडियाज़ के साथ तो हम डील नहीं करते, वी हैव टू डील विद वन आइडिया। या तो कहेंगे अ गुड स्टूडेंट इज़ ए हार्ड वर्किंग स्टूडेंट, या गुड स्टूडेंट इज़ हार्ड वर्किंग, या गुड स्टूडेंट इज़ रेगुलर। यू हैव टू पिक एनी वन आइडिया। लेकिन सिंस आई से कि इट्स हाफ ट्रूथ, आपने प्रॉपर अंडरस्टैंड करना है कि इसका इसका पैराग्राफ डील किससे करता है, क्या पैराग्राफ वाकई एक आइडिया से डील करता है। तो मैं आता हूं अब बोर्ड की तरफ ना। लिखा हुआ है कि पैराग्राफ डील्स विद सिंगल, नो डाउट एक ही आइडिया होना चाहिए। यू कैन नॉट पिक टू डिफरेंट आइडियाज, आप नहीं पिक कर सकते, यू हैव टू पिक वन आइडिया। हाफ ट्रूथ, आधा ट्रूथ जो रहता है, जो आपने पिक करना है, सिर्फ सिंगल आइडिया नहीं, सिंगल और आइडिया के दरमियान एक और भी वर्ड है जो हमें लिटरेचर में मिलता है, दैट इज सिंगल आर्ग्यूएबल आइडिया। नाउ दिस वर्ड इज बिग कल्प्रेट, अपने इसको पिक करना है। आर्ग्यूबल का हरगिज मतलब डिबेट नहीं है। आर्ग्यूबल का यहाँ मतलब होता है कि एक ऐसी बात जिसके ऊपर हम आर्ग्यू कर सके, हम डिस्कस कर सके। देखिए दो तरह के बातें होती हैं। एक बात ऐसी होती है जो आर्ग्यूबल नहीं होती। आर्ग्यूबल मीन्स जिसको डिस्कशन की जरूरत नहीं है, जो एंड इन इटसेल्फ होता है। जैसे मैंने लिखा है, जो आइडिया एंड इन इटसेल्फ हो, जिसको कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत ना हो, जिसको किसी डिस्कशन की जरूरत ना हो, दैट इज कॉल्ड नॉन आर्ग्यूबल थिंग। से मैंने कहा कि आई एम आशिक हुसैन खोसो। अब इसके इस पूरे जुमले के अंदर कोई ख्याल तो नहीं है। आई एम आशिक, आशिक मेरा नाम है, खोसो इज़ माई कास्ट, एंड इन इटसेल्फ है, ये मेरा नाम है। अब नाम के ऊपर क्या कहूँ कि जी आशिक नाम क्यों पड़ा या खोसो मेरी कास्ट क्यों है। वी कैन नॉट डिबेट ऑन दैट, वी कैन नॉट डिस्कस ओवर इट, हम डिस्कशन नहीं कर सकते। तो नीचे लिखा हुआ है कि ये जो आर्ग्यूबल आइडिया होता है, तो ऐसे की ज़बान में हम उसे कहते हैं क्लेम। क्या कहते हैं? क्लेम। अब सिंपली आपको क्लेम का थोड़ा बहुत पता भी है कि क्लेम वो चीज़ होती है जिसको प्रूव करना पड़ता है। मिस क्लेम एंड इन इटसेल्फ नहीं होता। अगर मैं कहूँ कि जी मैं बहुत अच्छा टीचर हूँ, नाउ दिस इज ए क्लेम, मुझे प्रूव करना पड़ेगा मैं अच्छा कैसे हूँ, अच्छा टीचर क्या होता है, अच्छे टीचर की खूबियाँ क्या होती हैं, मुझे मुझे बताना पड़ेगा, मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा। सादा सा मिसाल ले लूँ, अगर मैं कहूँ कि मेरे कुक ने जो है बड़ी लजीज चाय बनाई है, बड़ी अच्छी चाय बनाई है, तो लजीज चाय, अच्छी चाय एज ए क्लेम मुझे प्रूव करना पड़ेगा कि जी अच्छी चाय कैसी है। मुझे मिसाल देनी पड़ेगी, मुझे डिस्कशन करनी पड़ेगी कि इसके अंदर जी टी की मिकदार फिर पकाई गई है, फिर जो ड्रिंक कर रहा है, जो टेक कर रहा है, उसके टेस्ट के मुताबिक है। तो हर वो बात जो हमें प्रूव करनी पड़े, मीन्स अगर हम प्रूव ना करें तो सिर्फ एक क्लेम की तरह स्टैंड कर दें। तो जो क्लेम होता है विच इज़ नियर रियलिटी, जो रियलिटी के बहुत करीब होता है, मीन्स कॉन्क्रीट रियलिटी नहीं होता कि आई एम खोसू, आई एम डॉक्टर। I have found some of the students writing a paragraph on Ali is doctor. But doctor is the name of a profession. डॉक्टर ये अब क्या आप इसको प्रूव करोगे कि वो डॉक्टर। हम हाँ थोड़ी स्टूपिड डिस्कशन कर सकते हैं कि मीस अली इज ए डॉक्टर,
मैं दो तरह से जा सकता हूँ कि जी डॉक्टर है, वो स्टेथोस्कोप लेता है, मैंने कल देखा था हॉस्पिटल जा रहा था। ये तो डॉक्टर को मैं थोड़ा बस एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि मीन्स इलाज करता है, ट्रीट करता है, इसके अंदर कोई क्लेम तो नहीं है, ये तो प्रोफेशन का नाम है, इट्स अ नेम। जैसे मैंने नीचे लिखा है कि कोई नाम क्लेम नहीं हो सकता। आई लिव इन पाकिस्तान, मैं पाकिस्तान में रहता हूँ, कोई लोकेशन, ये एक कॉन्क्रीट एक फैक्ट है, क्लेम नहीं है। मैं पाकिस्तान में रहता हूँ, यहाँ पर क्या क्लेम आ गया, यहाँ क्या डिबेट करें, यहाँ क्या हम जस्टिफाई करें? क्या मैं अपना जो है सी एन आई सी दिखाना शुरू कर दूँ या लिख दूँ कि जी आई लिव इन पाकिस्तान, दिस इज माई सी एन आई सी? तो किसी लोकेशन में या किसी डेट के ऊपर, अब कई बच्चे लिखते हैं कि पाकिस्तान केम इन टू बींग ऑन 14 अगस्त, और वो लिख रहे होते हैं कि 14 अगस्त को पाकिस्तान में आया था। देखिए क्लेम की दूसरी साइड भी होती है, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड। आप थोड़ा इस तरह से भी जा सकते हैं, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस क्लेम थिंग, आप इसका अदर साइड भी लें। अगर अदर साइड निकल आए तो समझें कि ये क्लेम है, अगर अदर साइड ना निकले तो समझें ये क्लेम नहीं है। अगर मैं कहूँ कि पाकिस्तान केम इन टू बीइंग ऑन 14 अगस्त, अब 14 अगस्त का अदर साइड क्या बनता है, या 15 अगस्त कहूँ या 13 अगस्त कहूँ, मैं इसका कोई अपोजिट निकालूंगा ना। अगर मैं कहूँ आई एम खोसो, इसके अदर साइड क्या निकल सकती है, मैं को और कॉस दे दूँ कि जी मैं खोसो हूँ, मैं मेमन नहीं हूँ, मैं चांडियो नहीं हूँ, मैं चौधरी नहीं हूँ। तो इनकी दूसरी साइड नहीं निकल रही। जिस आइडिया की दूसरी साइड ना निकले या ज़बरदस्ती निकालनी पड़े, तो समझ जाना कि वो कोई फैक्ट है, कोई रियलिटी है, वो कोई नाम है, कोई लोकेशन है, कोई डेट है या कोई नंबर हो सकता है। तो इनके ऊपर पैराग्राफ नहीं लिखा जाता। पैराग्राफ के लिए हमें चाहिए क्लेम, क्लेम की दूसरी साइड भी होती है। जो भी नीचे में जो आप लोगों को क्लेम बताऊंगा उसकी दूसरी साइड भी निकल सकती है, जो भी आप क्लेम निकाल दो। अगर फर्ज करें कि मैं कहूँ कि हम कुछ एडजेक्टिव्स वाले ले लेते हैं, सिंस यू आर बिगिनर्स, तो मैं सादे से पैराग्राफ पहले लिखवाना चाहूँगा, फिर इसी लेक्चर के दूसरे हिस्से में थोड़ा हम हैवी डोज की तरफ भी जाएंगे, जो थोड़ा 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 ज़्यादा फॉर्मल हम इसे लिखते हैं। नाउ फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहूँ वही मिसाल ले लूँ कि यार ये जो फूड इज़ टेस्टी, फूड इज़ टेस्टी, अब टेस्टी को इस्टेब्लिश करना पड़ता है, सिर्फ कहने से तो नहीं होता, ये क्लेम है। इसकी दूसरी साइड में कर सकती है, फूड इज़ नॉट टेस्टी, मीन्स हम नॉट टेस्टी को भी जो है इस्टेब्लिश कर सकते हैं, टेस्टी को भी इस्टेब्लिश कर सकते हैं। आई एम हार्ड वर्किंग, अब इसकी दूसरी साइड भी है, मेहनती ना होना, आई एम लेजी, आई एम लेथार्जिक। तो हर वो आइडिया जिसका आपको बड़ा आसानी से अदर साइड भी मिल जाए तो वो आपको क्लेम लगता है कि ये जी ये क्लेम है, बिल्कुल, क्योंकि इसकी दूसरी साइड भी अवेलेबल है। तो लिहाजा पैराग्राफ के अंदर वी नीड सिंगल आइडिया, इंडीड एक ही आइडिया चाहिए विच इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, लेकिन उस आइडिया के अंदर आर्ग्यूबिलिटी हो, आर्ग्यूएबल हो, डिबेटेबल हो, डिस्कशनेबल हो, जस्टिफिएबल हो, जिसके ऊपर हम थोड़ा डिस्कस करें, जिसको हम जस्टिफाई करें, जिसकी कोई एविडेंस दें, जिसको कोई प्रूफ दें, जिसका कोई लिंक दें। तो जब आप अपने आइडिया के अंदर जस्टिफिकेशन का आंसर लाते हैं या आपके आइडिया को आप क्लेम के तौर पे लेते हैं, तो वो फिर आप उसी को ही दर हकीकत आप आइडिया कहते हैं। आई एम खोसो के अंदर कोई आइडिया नहीं है। अगर मैं एक्सक्लूसिवली आइडिया के ऊपर बात करूं, थोड़ी देर मैं इनको छोड़ दूं, इतना तो क्लियर है कि जी हमें पैराग्राफ के अंदर वी नीड आइडिया। क्या एक डेट आइडिया हो सकती है, क्या कोई लोकेशन आइडिया हो सकती है, क्या कोई नंबर, पाकिस्तान हैज़ 4 प्रोविंसेस, या ये कोई क्या कोई ख्याल है? नहीं जी, ख्याल तो बड़ा डिस्कशन रिक्वायर करता है, ख्याल को तो एक्सप्लेन किया जाता है, ख्याल को प्रूव किया जाता है। तो लिहाजा आपने, जैसे मैंने मिसालें लिखी हैं, से कि वी आर राइटिंग ऐसे ऑन कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, अगर मैं लिखूं मेरा टॉपिक सेंटेंस, और ये जहाँ पर आप सिंगल आर्ग्यूबल आइडिया जिस सेंटेंस के अंदर देते हैं, उस सेंटेंस को कहा जाता है टॉपिकल सेंटेंस या टॉपिक सेंटेंस। तो ये टॉपिक सेंटेंस अक्सर 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 ये स्टार्ट ऑफ पैराग्राफ में लिखा जाता है। व्हेन यू स्टार्ट योर पैराग्राफ इन द वेरी फर्स्ट लाइन यू मे राइट इट, बट नॉट हार्ड एंड फास्ट रूल। आप इसको एक के बजाय दूसरी तीसरी लाइन में भी लिख सकते हैं, बीच में भी लिख सकते हैं, आखिर में भी। लेकिन द गुड थिंग इज, ज़्यादातर जो आपके पैराग्राफ होते हैं उसका जो पहला पहला जुमला होता है, दैट कंटेन्स सिंगल आर्ग्यूएबल आइडिया टू विच वी से अ क्लेम, उसके पहले जुमले के अंदर क्लेम आ जाता है। लेक ऑफ डैम इज द कॉज ऑफ वाटर क्राइसिस, ये क्लेम है कि जी अगर डैम नहीं होंगे
तो पानी की क्राइसिस हो। ये क्लेम है, ये रियलिटी नहीं है। रियलिटी के करीब ज़रूर है। देयर आर कंट्रीज विच डोंट रिक्वायर ए सच डैम टू मीट वाटर नीड्स। ठीक है, कैनाल से भी चल जाता है उनका काम, और छोटी-छोटी सी चीज़ें बना के उनसे कोई इरिगेशन अपनी कर लेते हैं। रेन वाटर से भी उनका काम हो जाता है। लेकिन हमने क्लेम दिया है कि व्हिच इज़ वेरी बिग क्लेम, और बड़ा जस्टिफिएबल क्लेम भी है कि जी लेक ऑफ डैम इज़ द कॉज़ ऑफ वाटर क्राइसिस, हमने क्लेम एस्टैब्लिश किया। अब इसके ऊपर डिस्कशन कैसे होती है वो सारी मैं भी नहीं कर सकता, मैं छोटी मिसालें आपको दे के आगे चल रहा हूँ। तो जैसे दूसरा जुमला, अब ये जुमला लिखा हुआ है कि कायद-ए-आज़म वाज़ बोर्न ऑन 25th दिसंबर। नाउ 25th दिसंबर को हम डिबेटेबल बनाएं, जस्टिफिएबल बनाएं, तो कुछ तुक नहीं बनता, क्योंकि एक तारीख है, अब क्या इसके ऊपर डिस्कशन करनी है। हाँ, एक गलत पैराग्राफ इसके ऊपर लिखा जा सकता है, लेकिन थोड़ा स्टूपिड सा साउंड होगा, क्योंकि इसके अंदर हमारा क्लेम है, दावा है कि 25 दिसंबर ही थी। अब मुझे बताना पड़ेगा कि जी कुछ किताबें कहती हैं 24 थी, कुछ कहती हैं कि दिसंबर तो था ही नहीं, और कुछ किताबें कहेंगी ये फ़लाँ था, तो आई थिंक यू कैन वेल अंडरस्टैंड इट्स जस्ट अ डेट, इट डज़न्ट रिक्वायर दैट जस्टिफिकेशन एंड डिस्कशन, आपको ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसके ऊपर आप नहीं लिख सकते, बिकॉज़ देयर इज़ नो क्लेम एज़ सच, देयर इज़ नो आइडिया एज़ सच। पाकिस्तान इज़ 4 प्रोविंसेस जी, ये 4 प्रोविंसेस हैं। अगेन स्टूपिड काइंड ऑफ डिस्कशन वी कैन मेक कि जी क्लेम है कि 4 हैं। ठीक है, टेक्निकली स्पीकिंग सूबे तो 4 ही हैं, बाकी जो गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर उस तरफ में नहीं जा रहा, उनका स्टेटस प्रोविंस वाला वैसे भी नहीं बनता। अब जैसे नीचे लिखा हुआ है जो बाइडेन इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। अब प्रेसिडेंट इज़ अ स्लॉट, ये एक सीट का नाम है, एक डेज़िग्नेशन का नाम है, इज़ द प्रेसिडेंट। अब इसमें क्या क्लेम, इसके अंदर क्या डिबेटेबल चीज़ है? अगर इधर ही इधर इन दोनों को तो वैसे भी हम नहीं बना सकते, अगर मैं इसको कन्वर्ट करना चाहूँ तो मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ। अब आप क्या करें कि जो बाइडेन इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, आप सिर्फ प्रेसिडेंट को कोई एडजेक्टिव यहाँ दे दें, कोई क्लेम दें। अगर मैं कहूँ जो बाइडेन इज़ अ डेस्पोटिक प्रेसिडेंट, नो, डेस्पोटिक प्रूव करना है कि बड़ा ज़ालिम है, जाबिर है, मुझे ये क्लेम है, जब मुझे प्रूफ देना पड़ेगा तो बताना पड़ेगा कि डेस्पोटिक क्या होता है। फिर नीचे जाके प्रूफ देने पड़ेंगे, एविडेंस देनी पड़ेगी कि देखें जी इन बातों से क्या लग रहा है, जस्टिफिकेशन देनी पड़ेगी। या मैं कह दूं कि जी जो बाइडेन इज, इधर कोई भी वर्ड आप रख दें, पॉपुलिस्ट, इधर आप कोई भी वर्ड लिखें, डेस्पोटिक, इधर आप कोई भी एडजेक्टिव सिंगल आउट करके लाएं, तो इधर बाकी सिर्फ ये कहना कि जो बाइडेन इज द प्रेसिडेंट ऑफ यूएस, इसके ऊपर पैराग्राफ हम नहीं लिख सकते। अब ये हो गई सिंपल सी चीज़ें, मैं थोड़ा इनको रिकैपिचुलेट करता हूँ कि पैराग्राफ डील्स विद सिंगल, नो डाउट सिंगल, but it has to be arguable claim. It has not to be kind of reality which actually doesn't mean as such, जिसका कोई मतलब नहीं बनता, एक नाम शामिल इनके ऊपर नहीं लिखा जा सकता, अपने क्लेम ढूंढने हैं। बिगनर्स के लिए मैं यहाँ पहले थोड़ा क्लोज करता हूँ। बिगनर्स के लिए बेहतर है कि वो एडजेक्टिव उठाएं और पैराग्राफ लिखें, छोटे छोटे से आप एडजेक्टिव्स उठाएं, लेकिन फर्जी नाम ना लो। जैसे हम लेते हैं ना, अली इज़ ए गुड डॉक्टर, आप ऐसे ना करो, फर्जी नाम लेने से थोड़ी डिस्कशन बड़ी मुश्किल हो जाती है। आप कोशिश किया करो कि आपकी जो डिस्कशन वो थोड़ी बहुत कैरेक्टर वाली हो। आप कोई मशहूर सा डॉक्टर ले लें। अब जिस तरह से एक हमारे मुल्क में कोई ऐसा बड़ा मशहूर नाम है कि जी से एक नाम है, हम फर्जी नाम में, मैं फर्जी बना रहा हूँ, लेकिन कोई हमें नाम लेना पड़ेगा, कोई डॉक्टर आप ले लो कि एक्स वाई जी, जो भी नाम आई कैन नॉट रिकलेक्ट एट द मोमेंट, जो पॉपुलर बड़ा डॉक्टर हो पाकिस्तान लेवल का, जो बड़ा मशहूर डॉक्टर हो, तो उसका आपने नाम लिखा। फिर आप आगे आपने लिखना है, गुड डॉक्टर नहीं लिखना, ये जनरल हो जाएगा, मेरा दूसरा पार्ट है। आपने उस डॉक्टर के ऊपर कोई छोटा सा एडजेक्टिव लिया, मुनासिब सा ले लिया, जिसको आप जस्टिफाई कर सकें, जी बड़ी काइंड टू पेशेंट्स, मीन्स फलां डॉक्टर इज़ वेरी काइंड टू द पेशेंट्स। सारी चीज़ बड़ी सिंगल आउट करके बड़ी छोटे से फ्रेम में रखनी है। अब सिर्फ मुझे बताना है कि वो पेशेंट के साथ काइंड है, वो काइंडली पेश आता है, मर्सी से पेश आता है, उनकी बात सुनता है, उनको बड़ा लविंगली ट्रीट कर रहा होता है, उनकी हेल्प आउट कर रहा होता है। तो इस तरह से अपने ले लिया। से कि आप किसी तारीख के कैरेक्टर पे लिखना चाहते हैं, यू वांट टू राइट समथिंग ऑन नेपोलियन बोनापार्ट, यू विल नॉट ओनली से कि ही वाज अ वॉरियर, नेपोलियन वाज अ वॉरियर। ओनली वॉरियर इज़ नॉट अ क्लेम, ये एक काम है। वॉरियर भी एक प्रोफेशन की तरह, एक डेजिग्नेशन की तरह, एक फील्ड की तरह कि जो बस वॉरियर था जंगलर नहीं। आपने इधर कोई वर्ड लाना है, यहाँ कहो बोल्ड वॉरियर था, और अपने पैराग्राफ में उसकी बोल्डनेस को एस्टैब्लिश करो, डरता नहीं था, फ्रंट पे लड़ता था, जान ले डाउन करने तक रेडी था। तो आपने उधर एडजेक्टिव रखा। सिंस आई से कि फॉर द बिगिनर्स आप लोगों ने एडजेक्टिव ओरिएंटेड पैराग्राफ्स लिखनी है।
और वो एडजेक्टिव कोशिश करें बड़े स्पेसिफिक हों। जो मैं दूसरा लेक्चर का हिस्सा भी इधर से शुरू कर देता हूँ, मैं थोड़ा मिटा देता हूँ। एक तो जी आप लोगों ने लिखना है एडजेक्टिव्स के ऊपर, और किरदार कोई तारीख से ले लो, एक सूटेबल सा एडजेक्टिव ले लो, लेकिन वो एडजेक्टिव क्या होने चाहिए मैं थोड़ा उनके ऊपर बात करना चाहता हूँ। क्या एडजेक्टिव हमारा स्पेसिफिक होना चाहिए? स्पेसिफिक मीन्स टू द पॉइंट, टू द पॉइंट मीन्स जिसका एक ही मतलब निकलता हो, वन मीनिंग वाली होती है, इसका वन शेड निकलता है, इसकी मीनिंग के ज्यादा शेड नहीं निकलते, दैट इज ए स्पेसिफिक आइडिया। इसके ऊपर पैराग्राफ लिखा जाता है। एक होता है जी जेनेरिक या जनरल किस्म का, जेनेरिक होगा जिसका वन साइड वन शेड नहीं निकलता, इसके मल्टीपल मल्टीपल मीनिंग्स और शेड्स हो सकते हैं, मल्टीपल मीनिंग्स हो सकती हैं, या अनक्लियर सेंस वो देगा, पता नहीं चलता हमें कि क्या है। तो आपका एक तो जो एडजेक्टिव होना चाहिए, पहले मैं बिगनर्स को बता दूं कि वो एडजेक्टिव बड़ी ही जितनी स्पेसिफिक हो सके, जितनी स्पेसिफिक हो सके, जेनरिक ना हो। जेनरिक मीन्स जिसकी बहुत सारी मीनिंग निकलती है। जैसे मैं लिखता हूं, अब सिंपल सा देख लो। पहली बात तो हर लफ्ज फितरतन बाय नेचर बड़ा जेनरिक होता है, हर लफ्ज की बड़ी मीनिंग होती है, तो हम कोशिश करते हैं कि उसको ज्यादा से ज्यादा नेरो डाउन करें। क्या करें? उसको हम बहुत नेरो डाउन करने की कोशिश करते हैं। तो मैं कुछ तो बड़ी स्पेसिफिक एडजेक्टिव ले लेता हूं, लेकिन उनमें भी आपको बताऊंगा कि उनको नेरो डाउन कैसे किया जाता है। अब अगर जैसे कि एडजेक्टिव है ऑनेस्ट, ये जेनेरिक है, बहुत जेनेरिक है, इसके ऊपर ऐसे लिखा जा सकता है, पैराग्राफ नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि ऑनेस्टी के अंदर हर अच्छी चीज आ जाती है। आपका अगर आप बात कर रहे हैं, जैसे अक्सर दोस्त लिखते हैं कि जी पुलिस ऑफिसर शुड बी ऑनेस्ट, पुलिस ऑफिसर शुड बी ऑनेस्ट। हम ऑनेस्ट का मतलब लेते हैं शायद सिर्फ रिश्वत ना ले, लेकिन ऑनेस्ट का मतलब सिर्फ ये नहीं। ऑनेस्टी के ऊपर तो ऐसे लिखा जाता है, ऑनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर के ऊपर अब ऑनेस्ट में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। बहुत ऑनेस्ट बंदा वक्त के हिसाब से ऑनेस्ट होता है। पुलिस ऑफिसर शुड बी ऑनेस्ट, तो मैं मतलब लूंगा शायद वो उसको वक्त पे आना चाहिए अपने ऑफिस के अंदर, मीन्स उसको ऑफिस आवर्स में अपने स्टेशन के ऊपर मौजूद हो। मीन्स टू बी रेगुलर इज अगेन वन ऑफ द ऑनेस्टीज, टू बी पंक्चुअल ऑनेस्टी है। पैसे ना लेना, ये भी ऑनेस्टी है। किसी का काम में रेड टेपिज्म ना लाना, ये भी ऑनेस्टी है। लोग आए उनको सुनना, उनके उनकी जो है हेल्प करना, ये भी एक ऑनेस्ट बिहेवियर है। तो ऑनेस्ट इज टू जेनेरिक वर्ड, आप जेनेरिक वर्ड यूज नहीं करेंगे। आप कहना क्या चाहते हो वही बताओगे। अगर आपको लगता है कि जी पुलिस वाले को पैसे नहीं लेने चाहिए, पहली बात तो सिंपल, और पैसे को भी करप्शन नहीं कहते, अगर एग्जैक्ट वर्ड में यूज करूं तो वो बन जाती है ब्राइब। क्या बन जाती है? ब्राइब, क्योंकि करप्शन अगेन थोड़ा जेनेरिक वर्ड है, लेकिन वो यूज खैर हो सकता है। तो आप कहें कि अ पुलिस ऑफिसर शुड नॉट टेक ब्राइब, ठीक है, शुड नॉट बी करप्ट। फिर उसके ऊपर आप जो भी उसको स्टैब्लिश करना चाहें, ये दिस इज फॉर द बिगिनर्स। तो आप बिल्कुल सिंगल आउट करके ऑनेस्ट के बजाय आप कहाँ आ गए, या तो कह दे कि शुड नॉट बी करप्ट, लेकिन उससे भी अच्छा है कि शुड नॉट टेक ब्राइब। बिल्कुल सिंगल आउट कर दिया, फिर उसके ऊपर अपने बात करना शुरू कर दी। बात कैसे होती है वो पैराग्राफ पूरा आप लोगों को स्ट्रक्चर वाइज सिखाऊंगा, लेकिन फिलहाल आपका सबसे बड़ा मसला ये है कि आपने जेनेरिक आइडियाज यूज नहीं करने, आपने स्पेसिफिक वर्ड यूज करने हैं। अब जैसे एक लफ्ज है ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल ये बहुत ही जेनेरिक वर्ड है। ब्यूटी के ऊपर ऐसे लिखा जा सकता है। अगर मैं कहूँ माय हाउस, हाउस के ऊपर मैं ऐसे लिख रहा हूँ, और मैंने पैराग्राफ लिखा, पैराग्राफ में मैं कह रहा हूँ कि माय हाउस इज ब्यूटीफुल, माय हाउस इज ब्यूटीफुल। द ब्यूटीफुल इज टू जेनेरिक वर्ड। अब ब्यूटी में क्या क्या आ जाता है? हर अच्छी चीज ब्यूटीफुल हाउस में आ जाती है। अगर उसकी कोई प्रॉपर बड़ी अच्छी लोकेशन पे बना हुआ है, कॉर्नर का घर है, वो भी ब्यूटीफुल हाउस होता है। उसकी डिजाइनिंग बड़ा, इंटीरियर बड़ा कमाल का है, वो भी ब्यूटीफुल हो सकता है। और उसकी एलिवेशन, ये भी ब्यूटी हो सकती है। इवन ब्यूटीफुल हाउस के अंदर एक अगर हम इमोशनल बात करें कि जी मेरा घर बड़ा खूबसूरत है क्योंकि मैं यहाँ पुरसुकून महसूस करता हूँ, कंफर्टेबल फील करता हूँ, मुझे बड़ा सुकून मिलता है यहाँ पर, मैं बोर नहीं होता, ये भी घर की ब्यूटी है। माई हाउस इज़ वेल डेकोरेटेड, इसके अंदर डेकोरेशन की हर चीज़ मौजूद है, ये भी ब्यूटीफुल है। तो ब्यूटीफुल है सो मेनी शेड्स, सो मेनी शेड्स। So when you say in the topic sentence, my house is beautiful, you in fact confuse the reader.
ही डजंट गेट यू कि आप कहना क्या चाहते हो, बिकॉज जेनरिक वर्ड हैज सो मेनी रिफ्लेक्शंस, वो क्या पिक करे। तो आप इसको फिर क्या करते हो, बजाय ब्यूटीफुल लफ्ज यूज करने के आप स्पेसिफिक वर्ड यूज करते हो। आप सिंपल कर, अगर सपोज करें कि आप घर की ब्यूटी पे लिखना चाहते हो, इट्स अ बिगर कॉन्सेप्ट। आप सोच रहे हो कि जी इस ब्यूटी के अंदर आई जस्ट वांट टू हाईलाइट द डेकोरेशन थिंग्स, तो आप अपना पैराग्राफ लिखें कि माय हाउस इज वेल डेकोरेटेड। अब पूरे पैराग्राफ में, क्योंकि पैराग्राफ की लेंथ छोटी सी होती है, 8 10 12 13 या मैक्सिमम 14 15 लाइंस का पैराग्राफ बनता है, you will only focus on decoration thing. My house is well decorated. You will talk of the decoration items and pieces, how they are placed, from where they were purchased, how they add to the beauty. लेकिन डेकोरेशन वुड बी द फोकस। आप बड़ा सिंगल आउट करके लिखते हो, बड़ा आसान लिखते हो। अब पता है क्यों आप पैराग्राफ नहीं लिख पाते अच्छा, या आपका पैराग्राफ एडमायर नहीं होता? अगर जनरल आइडिया पे मैं भी लिखना चाहूँ, या कोई अच्छा ऐसे वाला टीचर या एसेस्ट भी लिखना चाहे, तो कैसे लिख पाएगा? क्योंकि ब्यूटी के ऊपर ऐसे लिखा जाता है। आप जुल्म करते हो यार, कि आप जो लफ्ज ब्यूटी है जिसके ऊपर ऐसे पूरा लिखा जा सकता है, ब्यूटी के अंदर घर का सुकून भी आ जाता है, ब्यूटी के अंदर घर की मेहमान नवाजी भी आ जाती है, ब्यूटी के अंदर सो मेनी थिंग्स कम विद इन इट, तो जिसके ऊपर ऐसे लिखा जाए, 10 15 पैराग्राफ लिखा जाए, आप एक पैराग्राफ लिख रहे होते हो। तो ना how that can be possible? So try to single out and narrow down, specify the idea को छोटा करना सीखें आप लोग। तो ये मैं एडजेक्टिव वाला ही फिलहाल कैरी ऑन करता हूँ। तो आपका दूसरा ये है कि एडजेक्टिव्स के ऊपर लिखा करो घर का, लेकिन डोंट से कि माय हाउस इज ब्यूटीफुल, से माय हाउस इज वेरी कंफर्टेबल, एंड जस्ट टॉक अबाउट इट्स कंफर्ट, हाउ इट प्रोवाइड्स यू कंफर्ट, हाउ यू फील कंफर्ट। इसको एस्टैब्लिश करें, इस क्लेम को आप प्रूव करें। तो आपका आइडिया जो होना चाहिए वो जेनरिक नहीं होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए। मैं एक आधी और मिसाल भी देता हूँ, थोड़ी अब थोड़ी हल्की सी, अगर थोड़ा सा मैं थोड़ा एडवांस लेवल की एग्जांपल दूँ, तो जैसे कुछ मैं टॉपिक ले लेता हूँ कि फाइनली आप सुन लें थोड़ा। सिंस वी हैव अ टॉपिक को एजुकेशन, अब को एजुकेशन की जब हम आउटलाइन पढ़ते हैं, तो आपके जो आर्ग्यूमेंट्स हैं बड़े जेनरिक होते हैं, उनके ऊपर ऐसे लिखा जा सकता है, पैराग्राफ लिखना बड़ा मुश्किल होता है। आप कहते हो कि जी को एजुकेशन बूस्ट्स कॉन्फिडेंस, फुल स्टॉप। को एजुकेशन गिव्स कॉन्फिडेंस या बूस्ट्स कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस जो लफ्ज है दैट्स नॉट क्लियर। कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस का मतलब होता है करेज, कॉन्फिडेंस का मतलब होता है एक बंदे में हिम्मत आ जाती है। अब हिम्मत स्कूल को लेते हुए या को एजुकेशन को लेते हुए कई तरह की होती है, कई तरह की करेज हो सकती है, कई तरह का कॉन्फिडेंस हो सकता है। आप कहना क्या चाह रहे हो, उसको आगे एक्सटेंशन दो। आप सिर्फ इधर खत्म ना करो, ये हाफ आपका फिर जो है ना ट्रूथ आ जाता है, अगेन हाफ क्लियर होता है, पूरा क्लियर नहीं होता। आप कहते हो को एजुकेशन गिव्स कॉन्फिडेंस, फुल स्टॉप। नो, कॉन्फिडेंस ऑफ व्हाट काइंड, कॉन्फिडेंस टू डू व्हाट, इट इज अनक्लियर। आप इसको क्लैरिफाई करें कि को एजुकेशन gives confidence to the students to participate in school activities। पता चला कि ये कॉन्फिडेंस स्कूल एक्टिविटीज वाला है, डिबेट करना, स्पीचेस करना, करिकुलर या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना। इस हमने कॉन्फिडेंस को स्पेसिफाई किया है, कॉन्फिडेंस टू पार्टिसिपेट, कॉन्फिडेंस टू compete विद द स्टूडेंट्स, ये एक अलग क्लेम बन जाता है। तो आपने सिर्फ उस कॉन्फिडेंस पे आके खत्म नहीं करना। तो इस तरह से भी होता है कि समटाइम्स यू यूज एडजेक्टिव और नाउन, आप कोई खूबी या क्वालिटी बता रहे होते हैं, फिर उसको आगे एक्सटेंशन की जरूरत पड़ जाती है। तो जैसे इफ आई से कि एजुकेशन गिव्स कॉन्फिडेंस एंड फुल स्टॉप, दिस इज टोटली वेग, अंडरस्टैंड करना बड़ा मुश्किल है। गिव्स कॉन्फिडेंस टू डू व्हाट, अब टू डू व्हाट का खाल अगर आप फिल कर दें तो ये बड़ा स्पेसिफिक आपका आइडिया बन जाता है। सो दिस इज अबाउट को एजुकेशन। एक मैंने दूसरी मिसाल भी आप लोगों के लिए यहाँ लिख रखी थी, वही बन जाती है अगर मैं कहूँ कि कायदिज़्म वाज एन ऑनेस्ट लीडर, कायदिज़्म वाज एन ऑनेस्ट लीडर। नाउ ऑन ऑनेस्ट लीडर वी कैन पेन डाउन अ कंप्लीट डिस्कोर्स, बिग ऐसे। तो आप बताएं क्या कहना चाहते हो यहाँ, ऑनेस्ट लीडरशिप का क्या मतलब है? क्या आपका मतलब है कि वो मेहनती था, डेलीजेंट कर दो, हार्ड वर्किंग था, इतना सब बता दो और मेहनत इस्टेब्लिश करो, मेहनत जो बंदा करता है, या कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट था, जैसे एक क्वेश्चन भी आया था। तो कायदिज़्म वाज कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट, इसका मतलब होता है कि हर काम अपना कानून के मुताबिक वो करते थे, हर वो एक्टिविटी जो लॉ ऑफ द लैंड अलाउ नहीं करता था वो नहीं करते थे। तो लिहाजा आपने सिंगल आउट किया, आपने ऑनेस्ट के बजाय कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट, आपने सिंगल आउट करके एक बात बताना शुरू कर दी। एंड अगर मैं एक और मिसाल दूं किसी बड़े इशू को लेते हुए, जैसे एनर्जी क्राइसिस आपका टॉपिक है, कॉज इफेक्ट रेमेडीज आपसे पूछी जाती हैं,
तो आप लिखते हो कि जी मिसमैनेजमेंट इज़ द कॉज ऑफ एनर्जी क्राइसिस। नाउ मिसमैनेजमेंट आपने बम फोड़ दिया, अब पता ही नहीं चलता मिसमैनेजमेंट है क्या। हज़ार किस्म की मिसमैनेजमेंट होती है, बंदा अंडरस्टैंड कैसे करे? आप लोगों ने लिख दिया, फिर कहते हैं क्यों लिखा है जी, फलां वेबसाइट पे लिखा हुआ था, फलां सीएसएस वाले ने कहा था, फलां बंदे ने कहा था, डोंट गो दिस वे। ऐसे जो है आपको खुद ही बता देता है कि आप क्या करते हो, क्या नहीं करते हो। जैसे अपने आपको खुद पता होना चाहिए कि यार मेरा आइडिया जो है वो सिंगल आउट नहीं कर रहा, मेरा आइडिया स्पेसिफिक नहीं है, ये तो परेशान कर रहा है। किसी से अगर पूछूँ तो वो रिडल की तरह लगता है। एक बिल्कुल किसी से पूछूँ मिसमैनेजमेंट भाई पूछो तो जाने क्या कहना चाहता हूँ? नो। अब देखिए मिसमैनेजमेंट फंड साइड पे फंड फंड की मिसमैनेजमेंट होती है। अगर आपका मतलब है कि जो फंड्स की मिसमैनेजमेंट है, जो बजट की मिसमैनेजमेंट है, वो काज़ कर रही है एनर्जी क्राइसिस, तो डोंट ओनली से कि मिसमैनेजमेंट इज़ द काज़। आप सीधा-सीधा लिखो कि जी बजट की मिसमैनेजमेंट जो है, वो काज़ कर रही है एनर्जी क्राइसिस। वो कैसे फिर हम नीचे एक्सप्लेन करते हैं, डिस्कस करते हैं। या अगर आपको लगता है कि ये मिसमैनेजमेंट मैं बजट साइड की नहीं बता रहा, मैं तो डिस्ट्रीब्यूशन साइड की बता रहा हूँ, जो एनर्जी की डिस्ट्रीब्यूशन साइड है, वहाँ मिसमैनेजमेंट किस किस तरह की है, तो आप सीधा-सीधा लिखें कि मिसमैनेजमेंट इन डिस्ट्रीब्यूशन साइड इज़ द काज़। अगर आपको लगता है कि मिसमैनेजमेंट का मतलब मेरा ये भी नहीं था, मैं तो दरहकीकत जनरेशन जो होती है एनर्जी की, वहाँ जो मिसमैनेजमेंट है या जो लो जनरेशन कैपेसिटी है, दैट इज़ द काज़। तो लिहाज़ा आप इस तरह का वर्ड यूज़ ना करें जो जिसके ऊपर ऐसे अब मिसमैनेजमेंट के ऊपर ऐसे आता है। बिल्कुल आ सकता है कि मिसमैनेजमेंट इन एनर्जी सेक्टर यूँ भी आ सकता है, एनर्जी क्राइसिस एंड मिसमैनेजमेंट। ठीक है? या मिसमैनेजमेंट द बिगेस्ट फैक्टर बिहाइंड एनर्जी क्राइसिस इन पाकिस्तान। नाउ वी विल ब्रेक दिस मिसमैनेजमेंट इंटू स्मॉलर स्पेसिफिक आइडियाज़ एंड राइट एन एसे ऑन। सो ये आई होप कि आपको अंदाज़ा थोड़ा हो गया होगा इसके ऊपर। सो काइंडली इस लेक्चर को एक बार नहीं, इसको 2, 3, 4 बार सुनना पड़ेगा आप लोगों को। सुनें, रुकें, रुकते हुए जाएँ। समझने की कोशिश करें। मैंने बड़ी थोड़ी काम वाली बातें आपको बता दी हैं। ऑनेस्टली टेलिंग यू हमारा जो सबसे बड़ा मसला है, हमारे पैराग्राफ इज़ सोल ऑफ एसे। पूरी डिस्कशन आपकी इंट्रोडक्शन में चेकर को चंद मिनट लगते हैं, कंक्लूजन में चंद मिनट लगते हैं। बाकी वो जो ना घंटे तक ऐसे आपका चेक कर रहा होता है, वो सारी उसकी एनर्जी पैराग्राफ्स में उसकी लग रही होती है। तो आपके पैराग्राफ बड़ी मैटर करते हैं, इंट्रोडक्शन भी बड़ा मैटर करता है, लेकिन पैराग्राफिंग बड़ी मैटर करती है आपकी। तो पैराग्राफ के अंदर अगर आपका आइडिया ही स्पेसिफिक नहीं है, आपके आइडिया के अंदर आर्ग्यूबल आइडिया ही नहीं है, क्लेम ही नहीं है, सिर्फ आपने डेट बता दी है, तारीख बता दी है, कोई नाम बता दिया है, कोई लोकेशन बता दी है। तो हमारे तकरीबन मैं टीचर जो रहा हूँ 2007 से मैं पढ़ाता हुआ आ रहा हूँ टिल डेट, मीन्स तकरीबन ये 7, 3 और 2 15 साल इस्लामाबाद, लाहौर और कराची एंड हैदराबाद, सो मेनी प्लेसेस आई हैव बीन टीचिंग फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम। तो मैंने जो चीज़ एक नोटिस की है, जो क्वालिफ़ाई कर चुके हैं, उनकी भी मुझे चीज़ें काफ़ी पता हैं, बिकॉज़ हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ माय स्टूडेंट्स हैव डन सीएसएस एंड पीएमएस। और जो फ़ेल हुए उनका भी मुझे पता है। आज भी मैं जब ऑब्ज़र्व करता हूँ, मैं चेक करता हूँ, तो आइडियाज़ स्पेसिफ़िक नहीं हैं। टू जेनेरिक आइडियाज़ उनके ऊपर लिखना बड़ा मुश्किल होता है। और यहाँ दूसरा मसला सबसे बड़ा आ जाता है कि उनका आइडिया नहीं होता। हम पूछ रहे थे, भई आइडिया क्या, आप कहना क्या चाहते हो? कहना क्या चाहते हो? वेयर इज़ द आइडिया? वेयर इज़ द क्लेम? सो लिसन टू माय दिस लेक्चर एट लीस्ट थ्राइस एंड इसको सुनें, रोकें और इस तरह से प्रैक्टिस करें। बिट बाय बिट कमेंट सेक्शन में भी जाएँ, ये भी करें एंड वेरी सून इंशाल्लाह लेट्स सी योर सीरियसनेस वन्स आई फ़ील कि आप सीरियस हैं, आप बिल्कुल अब मेरे लेक्चर को फ़ॉलो कर रहे हैं, तो वेरी सून आई विल शेयर माय कॉन्टैक्ट नंबर विथ यू। आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे अपनी आउटलाइन्स। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच।